कहानी शुरू होती है जापान के एक अलग थलग आइलैंड से, जहां एक खतरनाक जेल बनी हुई है। ये कोई साधारण जेल नहीं है, बल्कि यहां उन लोगों को रखा जाता है जिनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं, यानी एक्सपर्ट। इसी जेल में कैदियों के बीच बॉक्सिंग मैच चल रहा होता है और आज मुकाबला है एक विशालकाय आदमी और हमारे हीरो एंडी के बीच, जिसकी आंखें अलग अलग रंग की हैं। सभी कैदी उस जायंट आदमी पर बैटिंग लगा रहे होते हैं और शुरुआत में वही आदमी एंडी को बुरी तरह पीट देता है, लेकिन तभी एंडी अचानक उसका पंच रोक लेता है और एक ही झटके में उसे जमीन पर गिराकर मैच जीत जाता है। तभी एंडी आसमान में एक प्लेन देखता है और कुछ ही देर में एक नया कैदी लाया जाता है जिसका नाम ह्योबू होता है। जेल का वार्डन उसका स्वागत करता है, लेकिन ह्योबू एटीट्यूड में उसे चुप रहने को कह देता है। वार्डन बताता है कि वह पैंड्रा नाम की डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, लेकिन ह्योबू कहता है कि वह सिर्फ मेंबर नहीं बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। गार्ड्स उसे मारते हैं और कहते हैं कि यहाँ पावर्स काम नहीं करती, लेकिन ह्योबू अपनी पावर से प्लेन को हवा में उठाकर क्रैश कर देता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। इसके बाद एंडी और ह्योबू को अलग अलग सेल्स में बंद कर दिया जाता है। एंडी बताता है कि यह जगह एस्पर ग्रेवयार्ड है जहां से कोई भी भाग नहीं सकता, लेकिन एक लूपहोल है, अगर कोई हॉस्पिटल पहुंच जाए तभी एस्केप पॉसिबल है। अगले दिन जब खाना दिया जाता है तो कुक सीक्रेटली ह्योबू के खाने में पॉइजन मिला देता है, लेकिन ह्योबू चालाकी से वो खाना एंडी को दे देता है और एंडी उसे खा लेता है। फिर बॉक्सिंग मैच शुरू होता है, लेकिन पॉइजन की वजह से एंडी हिल भी नहीं पाता और बुरी तरह हार जाता है, जिसके बाद गार्ड्स उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब एंडी होश में आता है तो उसे पता चलता है कि यह हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक सीक्रेट लैब है जहां कैदियों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तभी ह्योबू वहां आता है और बताता है कि वह यहां भागने नहीं बल्कि किसी को बचाने आया है। दोनों लैब के अंदर जाते हैं और वहां एक ग्लास क्यूब में बंद एक छोटी लड़की मिलती है जो ह्योबू को देखकर कहती है कि वह उसका इंतजार कर रही थी। तभी वार्डन आता है और एक खतरनाक मॉन्स्टर छोड़ देता है जो एक एस्पर की पावर से बना हुआ होता है। फाइट शुरू होती है और मॉन्स्टर बहुत ताकतवर होता है। एंडी भी उसकी अटैक्स को रोकता है, लेकिन हालात बिगड़ते देख ह्योबू अपना लिमिटर खोल देता है और अपनी असली अनलिमिटेड पावर रिलीज कर देता है। इसके बाद ह्योबू अकेले ही उस मॉन्स्टर और पूरी फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस लड़की और एंडी को लेकर वहां से भाग निकलता है। बाहर आकर वो एक हिडन फ्लाइंग शिप बुलाता है जहां उसके साथी पहले से मौजूद होते हैं। यहीं पर रिवील होता है कि ह्योबू एक पावरफुल एस्पर है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एस्पर्स को बचाने का मिशन चला रहा है और अब एंडी भी उसकी टीम में शामिल होने वाला है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या एंडी सच में ह्योबू का साथ देगा या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है। जेल से भागने के बाद ह्योबू अपने साथियों के साथ सभी कैदियों को आजाद कर देता है और खुद को पैंड्रा ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बताते हुए कहता है कि अब सब लोग आजाद हैं और जो चाहे कर सकते हैं। एंडी ये सब देख रहा होता है, तभी ह्योबू उसके पास आता है और कहता है कि उसे उसकी पावर के बारे में पता है और अब उसे अपने वादे के मुताबिक उसके साथ चलना होगा। एंडी भी उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों एक बड़े जहाज पर सवार हो जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि जहाज के अंदर अकेले बैठकर एंडी अपनी आंख की पावर का इस्तेमाल करता है और सीक्रेटली अपने बॉस को मैसेज भेजता है कि उसने पैंड्रा ऑर्गेनाइजेशन में सफलतापूर्वक घुसपैठ कर ली है। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और एंडी इस ऑर्गेनाइजेशन में घुल मिल जाता है। एक दिन ह्योबू उसे बाकी टीम से मिलवाता है और उसकी पावर टेस्ट करने के लिए अपने एक साथी से उस पर हमला करवाता है, लेकिन एंडी आसानी से अटैक रोक देता है। तब पता चलता है कि उसकी असली पावर है किसी भी एस्पर की पावर को नलिफाई करना। इसके बाद एंडी जहाज में घूमता है और देखता है कि वहां बहुत सारे बच्चे हैं। जब वो पूछता है तो उसे बताया जाता है कि ये सभी बच्चे एस्पर्स हैं जिन्हें उनके परिवार ने छोड़ दिया था और पैंड्रा उनका ख्याल रखती है। इससे एंडी थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी असली मिशन के बारे में सोच रहा होता है। उसी दौरान एक और सदस्य फुजियारू अपनी वॉइस मैनिपुलेशन पावर से एंडी को कंट्रोल करके उससे पूरे दिन काम करवाता है। रात को एंडी फिर से अपने बॉस को सारी जानकारी देता है। दूसरी तरफ मैजी को एंडी पर शक होने लगता है क्योंकि उसकी पावर उन पर काम नहीं करती और वे उसका माइंड भी नहीं पढ़ सकते। लेकिन ह्योबू उसे एक मौके के रूप में देखता है और अगले मिशन पर उसे साथ ले जाने का फैसला करता है। अगले दिन पूरी टीम शहर जाती है जहां वे इलीगल सामान की डील करने वाले होते हैं। एंडी देखता है कि हर
हर चीज पर पेंड्रा का लोगो लगा हुआ है और उसे ये रिस्की लगता है, लेकिन टीम को लोगों का सपोर्ट मिला हुआ है। तभी माजी एक सरकारी आदमी को मार देता है जो उनकी जानकारी पुलिस को देने वाला था। इसके बाद टीम एक काफे में इकट्ठा होती है और जब माजी नहीं आता तो सब उसे ढूंढने निकलते हैं। एंडी भी उनके साथ जाता है और देखता है कि टीम रास्ते में लोगों को मार रही है, लेकिन आम लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे क्योंकि फुजियारू अपनी पावर से सबकी आवाजें और सिचुएशन मैनिपुलेट कर रहा होता है। उसी समय ह्योबू एक पुराने आदमी से मिलने जाता है जो उसका पुराना साथी निकलता है। वो बताता है कि ह्योबू दशकों से बूढ़ा नहीं हुआ क्योंकि वह अपनी पावर से खुद को जवान रखता है। एंडी ये सुनकर और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे समझ आता है कि ह्योबू कोई साधारण इंसान नहीं है बल्कि बहुत पुराने समय से जिंदा है। अब एंडी एक बिल्डिंग की छत पर स्नाइपर लेकर खड़ा होता है और ह्योबू के सिग्नल का इंतजार करता है ताकि वह उसे शूट करके अपना भरोसा साबित कर सके। लेकिन जैसे ही मौका आता है उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह गोली नहीं चला पाता। तभी अचानक सामने वाले लोग खुद ही ह्योबू पर हमला करते हैं, लेकिन वे सभी तुरंत गिर जाते हैं। एंडी पलटकर देखता है तो ह्योबू और माजी उसके पीछे खड़े होते हैं। ह्योबू समझ जाता है कि एंडी ने जानबूझकर गोली नहीं चलाई, फिर भी वह उसे मारने के बजाय अपने ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल वाला नेकलेस देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वहां जाकर मैजाय रिवील करता है कि जिस आदमी से वे मिलने आए थे उसका असली शरीर कहीं और था और यहाँ सिर्फ एक फेक बॉडी थी। तभी असली दुश्मन अटैक करता है, लेकिन ह्योबू अपनी पूरी पावर अनलॉक कर देता है और अकेले ही पूरे दुश्मन को खत्म कर देता है और बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वह अपनी पावर फिर से सील कर देता है और कामली वहां से निकल जाता है। अगले दिन पूरे वर्ल्ड में न्यूज फैल जाती है कि यह हमला एस्पर पावर्स की वजह से हुआ था। इसी के साथ दुनिया में एस्पर्स और नॉर्मल ह्यूमंस के बीच टेंशन और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जहाज पर सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, लेकिन एंडी अकेला खड़ा सोच रहा होता है कि आखिर वो सही कर रहा है या नहीं। अब असली सवाल ये है, क्या एंडी अपनी सीक्रेट मिशन को पूरा करेगा या धीरे धीरे वह खुद पेंड्रा का हिस्सा बन जाएगा। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां एंडी अपने आस पास के लोगों को देखकर सोच में पड़ जाता है कि जो लोग कल तक दूसरों को मार रहे थे वही आज हंसते हुए जश्न मना रहे हैं। तभी ह्योबू उसके पास आता है और कहता है कि पेंड्रा सिर्फ एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एक फैमिली है जहां हर सदस्य एक दूसरे का ख्याल रखता है। दरअसल ह्योबू खुद भी अपने साथियों को परिवार की तरह मानता है और एस्पर्स के लिए एक अलग दुनिया बनाना चाहता है। कुछ समय बाद ब्रिटेन की प्रिंसेस सोफी की बड़ी पार्टी होती है जिसमें दुनिया भर के देश और एस्पर ऑर्गेनाइजेशंस शामिल होते हैं। जापान से साकी और मिनामोटो वहां पहुंचते हैं और समझ जाते हैं कि ये सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक छुपी हुई जासूसी की जगह है जहां हर देश एक दूसरे की ताकत जानने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक वे ह्योबू और उसकी टीम को वहां देख लेते हैं। जब वे उससे सवाल करते हैं तो ह्योबू साफ कह देता है कि वो यहाँ जानकारी लेने आया है क्योंकि यहाँ मौजूद लोग भविष्य में उसके दुश्मन बन सकते हैं। इसके बाद वह पूरे हॉल की बिजली कटवा देता है और उसकी टीम बिना किसी को पता चले वहां से गायब हो जाती है, पीछे सिर्फ एक मैसेज छोड़कर पेंड्रा वॉज हियर। उसी समय खबर फैलती है कि प्रिंसेस सोफी को किडनैप कर लिया गया है। साकी और मिनामोटो को शक होता है कि ये काम पेंड्रा ने किया है, लेकिन जब वे जांच करते हैं तो पता चलता है कि असल में ह्योबू ने उसे बचाने के लिए किडनैप किया है क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी हत्या की साजिश रची थी। दूसरी तरफ प्रिंसेस सोफी पेंड्रा के जहाज में होती है जहां उसे पता चलता है कि ह्योबू उतना बुरा नहीं है जितना दुनिया उसे समझती है। वह उसे अपने देश में साथ काम करने का ऑफर भी देती है, लेकिन ह्योबू बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। इसी बीच साकी और मिनामोटो को एक यूएसबी मिलता है जिसमें एक गेम के अंदर छुपी हुई जानकारी होती है। जब वे उसे पूरा करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्रिंसेस की हत्या की साजिश पहले से ही चल रही थी और ह्योबू उसे बचाने के लिए ही ये सब कर रहा है। उधर प्रिंसेस सोफी और छोटी युगजी साथ में शहर घूमने जाती हैं। ह्योबू अपनी पावर से शहर की सभी लड़कियों का चेहरा प्रिंसेस जैसा बना देता है ताकि कोई असली प्रिंसेस को पहचान ना सके। इसी दौरान ह्योबू दुश्मनों का पता लगाकर उन्हें खत्म कर देता है। वह एंडी को कॉल करके बताता है कि वही असली प्रिंसेस को पहचान सकता है क्योंकि उसकी पावर पर ह्योबू का असर नहीं होता। साथ ही उसे पता चलता है कि जो लोग प्रिंसेस को मारना चाहते थे वे एस्पर्स नहीं बल्कि एक आम ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्हें इंटरनेट के जरिए आदेश दिए गए थे और असली मास्टरमाइंड अभी भी छुपा हुआ है। इस बीच साकी और मिनामोटो को गवर्नमेंट की सीक्रेट फाइल्स मिलती हैं जिससे उन्हें असली साजिश का
अंदाजा होने लगता है। दिन के अंत में प्रिंसेस सोफी और युगजी एक पुराने ऑर्फनेज में जाती हैं, जहां कहानी और भी गहरी होने वाली है। और अब असली सवाल ये है, क्या ह्योबू सच में प्रिंसेस को बचा रहा है या उसके पीछे कोई और बड़ा प्लान छुपा हुआ है? प्रिंसेस सोफी को आखिरकार यकीन हो जाता है कि उसकी पुरानी याद सही थी। वह बताती है कि उसने पहले भी इस ऑर्फनेज को सपोर्ट किया था और वहीं एक एस्पर लड़की आई थी जो अचानक गायब हो गई थी, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि युगजी ही थी। प्रिंसेस उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि उसके गायब होने के बाद से वह हमेशा उसके लिए चिंतित रही। वह युगजी को अपने देश वापस आने का ऑफर देती है ताकि वह कभी अकेली महसूस ना करे। लेकिन तभी अचानक डेप्यूटी का असिस्टेंट वहां पहुंच जाता है और सब लोग उसके पीछे भागते हैं। मिनामोतो तुरंत प्रिंसेस को चेतावनी देता है कि यही वो आदमी है जो उसकी हत्या करना चाहता है। अचानक वो असिस्टेंट बंदूक निकालकर प्रिंसेस पर गोली चला देता है, लेकिन उसी समय आंडी कूदकर उसे बचा लेता है। वो आदमी गुस्से में कहता है कि प्रिंसेस ने एस्पर्स के लिए पैसे खर्च करके गलती की है, क्योंकि उसके हिसाब से एस्पर्स मॉन्स्टर्स हैं और उनके लिए पैसा खर्च करना बेकार है। अब वो प्रिंसेस को मारना चाहता है। तभी युगजी अपनी पावर एक्टिवेट करती है, लेकिन ह्योबू पीछे आकर उसे रोकता है और कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। ह्योबू अपनी पावर से उस आदमी का हथियार छीन लेता है और उसे पकड़ लिया जाता है। प्रिंसेस ह्योबू को धन्यवाद देती है और कहती है कि उसे युगजी के साथ देखकर सुकून मिलता है। ह्योबू वादा करता है कि वो युगजी की हमेशा रक्षा करेगा। फिर वो मिनामोटो से कहता है कि उसने उसे सिर्फ असली दुश्मन ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया था और अब उनका काम पूरा हो चुका है। इसके बाद वो अपनी पूरी टीम के साथ वहां से गायब हो जाता है। अब पांड्रा की टीम अपनी शिप पर वापस लौटती है और जापान जाने का फैसला करती है। रास्ते में माजी पूछता है कि ह्योबू वापस जापान क्यों जा रहा है, क्या मिनामोटो की वजह से या क्वीन की वजह से? लेकिन ह्योबू कहता है कि वह सिर्फ अपने लोगों को देखने जा रहा है क्योंकि वह अकेले। उधर एंडी सीक्रेटली अपने कमांडर को सारी जानकारी दे रहा होता है। उसका मिशन है पांड्रा के शिप में लगे एक खास डिवाइस को हासिल करना। जैसे ही पांड्रा जापान के पास पहुंचती है, बेबल ऑर्गेनाइजेशन पहले से तैयार रहती है। अचानक बेबल की 3 पावरफुल लड़कियां शिप पर हमला कर देती हैं और पूरी लड़ाई शुरू हो जाती है। युगजी एंडी को एक हैमस्टर देती है जो उसकी मदद करेगा। मीनवाइल बेबल धीरे धीरे शिप का कंट्रोल अपने हाथ में लेने लगते हैं। ह्योबू खुद एक लड़की से लड़ने जाता है जिसे वो क्वीन कहकर बुलाता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ एंडी बेबल की लड़कियों के साथ मिलकर शिप के अंदर पहुंच जाता है ताकि वह मेन कंट्रोल रूम तक जा सके। वो चालाकी से उनके साथ जाता है और आखिरकार कंट्रोल रूम तक पहुंच भी जाता है, लेकिन तभी ह्योबू अचानक उसके पीछे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। अब ऊपर बेबल ने शिप का कंट्रोल ले लिया होता है और हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। ह्योबू लड़ाई करने जाता है और एंडी को शिप कंट्रोल करने भेजता है। एंडी बेबल के कमांडर से भिड़ता है जो उसे आसानी से हरा देती है और समुद्र में फेंक देती है, लेकिन एंडी वापस उठता है, अपनी पावर से उसका अटैक रोकता है और डिवाइस तोड़ देता है, जिससे पैंड्रा का शिप फिर से उनके कंट्रोल में आ जाता है। तभी मिनामोतो पीछे से आकर एंडी पर बंदूक तान देता है और उसे सरेंडर करने को कहता है। एंडी एक चाल चलता है, भाग निकलता है और तभी ह्योबू उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब सवाल ये है, क्या एंडी सच में पांड्रा का हिस्सा बन चुका है या वो अभी भी एक सीक्रेट एजेंट है जो सही समय का इंतजार कर रहा है? ह्योबू ने एंडी से कहा, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें बचा लिया। इसके बाद वे दोनों जहाज पर लौट आते हैं, लेकिन तभी सामने फिर वही 3 लड़कियां दिखाई देती हैं और अपनी शक्तियों से पूरे जहाज को अपनी ओर खींचने लगती हैं। ह्योबू कहता है, मैं क्वीन को एक्टिव करता हूं, तुम उनकी ताकत का सामना करो। एंडी पूछता है कि ये क्वीन कौन है? तब मैगी बताता है कि वह जहाज की असली मालिक है और पांड्रा संगठन कोई साधारण अपराधी गिरोह नहीं बल्कि दबे हुए एस्पर्स को आजाद करने के लिए लड़ता है। भविष्य में वही लड़की एस्पर्स की रानी बनेगी, इसलिए ह्योबू उसे मारना नहीं चाहता बल्कि बचाना चाहता है। ह्योबू आगे बढ़कर अपनी पूरी ताकत खोल देता है और क्वीन की शक्ति को रोक देता है। फिर अपनी शक्ति बंद करके जहाज पर कंट्रोल वापस ले लेता है और जहाज को वहां से टेलीपोर्ट करके शहर की ओर ले जाता है। शहर में सब लोग सामान खरीदने निकलते हैं और एंडी सारा सामान उठाए रहता है। तभी युगी एक दुकान की ओर भागती है तो एंडी उसके पीछे जाता है। युगी एक दोस्ती वाला चार्म खरीदती है और बहुत खुश हो जाती है। आगे चलते हुए उसे एक अम्यूजमेंट पार्क दिखता है और वह अंदर जाना चाहती है, लेकिन वहां नो एस्पर्स अलाउड लिखा होता है। एंडी अपनी शक्ति से उसे अंदर ले जाता है और दोनों साथ में झूलों और सर्कस का मजा लेते हैं। इसी दौरान एंडी को पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर
रहा है। वह उस आदमी को पकड़ता है जो मिनामोटो निकलता है। वह खुद को अमेरिका का डिटेक्टिव बताता है और कहता है कि एंडी पांड्रा के अंदर से उनकी मदद करे ताकि वे इस संगठन को खत्म कर सकें। उसके साथ बेबेल की डायरेक्टर फुजिको भी होती है। वे एंडी को चेतावनी देते हैं कि अगर वह उनकी बात नहीं मानेगा तो वे उसे स्पाई साबित कर देंगे। फिर वे बताते हैं कि हायोबू पहले जापानी सेना में था, लेकिन उसके साथ धोखा हुआ, इसलिए उसने सबको मार दिया और अब वह इंसानों पर भरोसा नहीं करता। उधर युगी एक खोए हुए बच्चे की मदद करती है और अपनी शक्ति से उसके परिवार को ढूंढ लेती है, लेकिन लोग उसे देखकर डर जाते हैं और उसे एस्पर कहकर दूर करने लगते हैं। घबराकर युगी अपनी शक्ति से पूरे इलाके में भ्रम फैला देती है। तभी एंडी और बाकी टीम वहां पहुंचती है और एंडी उसे शांत करता है, कहते हुए कि उसने कुछ गलत नहीं किया। फिर सभी उसे लेकर वापस जहाज पर लौट आते हैं। वहां मोमिजी उसे समझाती है कि पांड्रा सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक परिवार है। एंडी ये सुनकर सोच में पड़ जाता है और पूछता है कि परिवार का मतलब क्या होता है। तब मोमिजी बताती है कि कैसे युद्ध में उसका सब कुछ खत्म हो गया था और हायोबू और मैगी ने उसकी जान बचाई थी। उसी दिन से ये संगठन उसके लिए परिवार बन गया। इस कहानी में पेंड्रा संगठन और उनके मिशन के इर्द गिर्द घटनाएं और भी गहरी और भावनात्मक हो जाती हैं। मोमिजी एंडी को बताती है कि कैसे वह बचपन में युद्ध के दौरान सब कुछ खो चुकी थी और हायोबू ने उसे बचाकर एक नया परिवार दिया। पेंड्रा के सभी सदस्य ऐसे ही दर्दनाक अतीत से गुजरे हैं और अब हायोबू के साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां एस्पर्स बिना डर के जी सकें। उसी दौरान वे हायोबू का जन्मदिन मनाने की तैयारी करते हैं, लेकिन हायोबू को अपने स्वास्थ्य के बारे में सच्चाई पता चल जाती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, जिससे वह अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है। किसी पति ने दूसरी तरफ एंडी जो एक जासूस है अपने मिशन को लेकर उलझन में है, क्योंकि अगर वह अपना काम पूरा करता है तो पेंड्रा के सभी लोग खतरे में पड़ सकते हैं। उसके कमांडर उसे आदेश देते हैं कि वह जहाज के सिस्टम पर कब्जा करे। वहीं पेंड्रा की अगली योजना एक ऐसी मशीन चुराने की होती है जो एस्पर शक्तियों को खत्म कर सकती है। हायोबू भविष्य देखकर बताता है कि क्वीन और उसके साथियों पर खतरा है, इसलिए उन्हें जल्द ही जापान लौटना होगा। रात में एंडी को लाइब्रेरी में हायोबू का अतीत पता चलता है, जहां वह एक पुराने सैनिक की आत्मा से बात करता है और बताता है कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो वह जहाज की जिम्मेदारी संभाले। इससे साफ होता है कि हायोबू अपने अंत के लिए तैयार हो रहा है। अगली सुबह एंडी हायोबू से सवाल करता है कि क्या आम लोगों को मारना सही है, लेकिन हायोबू उससे उल्टा सवाल करता है कि वह खुद किस पक्ष में है। आखिरकार एंडी अपना मिशन पूरा करने का फैसला करता है और गुप्त रूप से बेबेल को सारी जानकारी दे देता है। अगले दिन जब पेंड्रा मिशन पर निकलती है तो उन पर अचानक हमला हो जाता है। सैनिकों और एंटी एस्पर हथियारों से घिरे हुए हायोबू स्थिति को संभालने के लिए मैगी को छोड़कर खुद जहाज की ओर लौटने निकलता है, लेकिन रास्ते में क्वीन उसे रोक लेती है और चेतावनी देती है कि अगर वह आगे बढ़ा तो जहाज और उसके सभी साथी नष्ट हो जाएंगे। हायोबू अपने साथियों को बचाने के लिए हर खतरे को नजरअंदाज करता है, लेकिन उसकी हालत खराब होने लगती है और उसे दिल में दर्द महसूस होता है। इसके बावजूद वह हार नहीं मानता और अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ता है। कहानी यहाँ एक बड़े टकराव और भावनात्मक मोड़ की ओर बढ़ती है, जहाँ एंडी, हायोबू और बाकी सभी के फैसले आने वाले भविष्य को तय करेंगे। दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए स्क्रीन पर आए इस वीडियो पर टैप करके देख लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू लेटेस्ट वीडियो के लिए।